Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi Model English School. So today I am going to teach you history, chapter number 7, India during the Maurya period. So the first part of this chapter we had completed in our last class. Today I am going to start from Emperor Ashoka. Okay. So after Chandragupta renounced the throne, he was succeeded by his son Bindusara. After Bindusara's death, his son Ashoka succeeded to the throne in 273 BCE. यस, तो देखो फर्स्टली हम लोग को पता था ये जो चंद्रगुप्त थे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने फाउंड किया था, ये रूल कर रहे थे। बट उनके बाद उनके जो सन थे बिंदुसारा, वो मतलब रूल कर रहे थे। फिर उनकी डेथ के बाद उनके जो सन थे अशोका, उनको थ्रोन दी गई, मतलब वो किंग बन गए, राइट। कब? 273 में। अशोका हैड बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन बिफोर ही केम टू द थ्रोन। यस, तब ये जो अशोका थे, अशोका किंग जो थे, तो किंग बनने से पहले, मतलब उनको जब थ्रोन मिली उसके पहले ही वो एज ए गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। कहाँ के? तक्षशिला और उज्जैन, यहाँ के वो गवर्नर अपॉइंट किए गए थे थ्रोन मिलने के पहले। ओके, एज द गवर्नर ही हैड सक्सेसफुली क्रश द रिवॉल्ट एट तक्षशिला। यस, तो जब वो गवर्नर थे तो वही टाइम पे उन्होंने सक्सेसफुली क्रश, मतलब रिवॉल्ट किए थे, फाइट किए थे, किसके लिए? तक्षशिला के लिए। ओके, मतलब उसको प्रोटेस्ट करने के लिए। आफ्टर बिकमिंग द एम्पेयर ऑफ मागधा ही लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ कालिंगा। यस, तो जब वो एम्पेयर बन गए, कहाँ के एम्पेयर बने? वो मागधा के। तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो कैंपेज है, कैंपेज मतलब जैसे कोई एरिया को उनके अंडर में लेना रहता है तो वहाँ पे जाके वो कैंपेज लगाते, राइट। तो उन्होंने उनकी कैंपेज कहाँ पे लॉन्च की थी? कालिंगा में लॉन्च की थी, अगेंस्ट द स्टेट ऑफ कालिंगा। ओके, कालिंगा ऑक्युपाइड द रीजन ऑफ टुडेज उड़ीसा। अब जो ये कालिंगा जो रीजन था, तो आज के टाइम में उसे क्या बोला जाता है? उड़ीसा बोला जाता है। मतलब उड़ीसा जो रीजन में आता है तो उसी को कालिंगा बोला जाता था पहले। एम्पेयर अशोका कॉन्कर्ड कालिंगा। फिर एम्पेयर अशोका ने मतलब रिवॉल्ट की, फाइटिंग किया, और उसके बाद उन्होंने वो जो कालिंगा रीजन था उसको भी अपने अंदर कॉन्कर्ड कर लिया था, मतलब अपने किंगडम का पार्ट बना लिया था। Ashoka's empire extended from Afghanistan in the northwest and Nepal in the north to Karnataka and Andhra Pradesh in the south and from Bengal in the east to Saurashtra in the west. अब उनका जो एम्पायर था मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था, बढ़ गया था। ओके, सो उनका जो एम्पायर था वो कहाँ से एक्सटेंड हुआ था? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट था वहाँ से लेके नेपाल के नॉर्थ पार्ट तक, और फिर प्लस उसके साथ साथ कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का जो साउथ एरिया था वो भी उनके अंडर में था, और प्लस जो बंगाल का ईस्ट था और सौराष्ट्र का वेस्ट था, ये सारे जो पार्ट थे वो किसके किंगडम में आ गए थे? अशोका एम्पायर में आ गए थे। ओके, मतलब अशोका के अंडर में आ गए थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कालिंगा वॉर। अशोका वॉज डीपली मूव टू द ब्लडशेड ऑफ द कालिंगा वॉर। यस, अब देखो यहाँ पे ये जो वॉर थी तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप मूव था। ओके, किसका? अशोका का। ओके, मतलब बोलते मतलब बहुत डेंजर वाली वॉर थी ये कालिंगा वॉर। आप लोगों ने भी इसके बारे में सुना होगा। ही डिसाइडेड नेवर टू वेज अ वॉर अगेन। ये वॉर के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया था अशोका ने कि वो अभी कोई वॉर नहीं करेंगे। ही केम टू बिलीव दैट ट्रूथ, नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस वर द इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़। सो ये वॉर के बाद उनको क्या रियलाइज़ हुआ था? उन्होंने क्या बिलीव किया था कि ट्रूथ, सच, नॉन वायलेंस मतलब बिना फाइटिंग के, और कंपेशन और फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है। ओके, अशोका वांटेड टू स्प्रेड दिस टीचिंग among the people, common people, and therefore he had pillar edict and stone inscription engraved throughout his kingdom. Yes, अब अशोका क्या चाहते थे? उनकी जो वैल्यूज़, जो जिस चीज़ को वो इम्पोर्टेंस दे रहे थे, मतलब नॉन वायलेंस, ट्रूथ, कंपेशन और फॉरगिवनेस, तो ये सारी क्या थे? इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थे। सो उनकी जो टीचिंग्स है रिलेटेड टू दिस, तो उसको वो स्प्रेड करना चाहते थे कॉमन पीपल्स के अंदर। ओके, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था? ही हैड पिलर एडिक्ट, उन्होंने पिलर बनाए थे, स्टोन इंस्क्रिप्शन बनाए थे अपने किंगडम में। ओके, और फिर उसी के ऊपर उन्होंने राइट किया होगा, करवाए थे। दिस राइटिंग आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब उन्होंने इसके ऊपर जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन बनाए थे, स्टोन के इंस्क्रिप्शन बनाए थे पिलर्स के ऊपर, राइट, तो उसके ऊपर उन्होंने जो स्क्रिप्ट में राइट करवाए थे तो वो कौन सी स्क्रिप्ट थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। ओके,
In this inscription, he is referred to as Devanampio Piyadasi, beloved of the god and he who look on with affection. Yes, अब उन्होंने उसके ऊपर क्या लिखवाया था, जो उनके इंस्क्रिप्शन थे, राइट, जो उन्होंने बनाया था, इंस्क्रिप्शन बनाया था, उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखवाया था, ही इज़ रिफर टू एज देवानम्पियो प्यासी, ये लिखवाया था, राइट। तो अब उसका मीनिंग क्या दिया हुआ है, देखो, बिलव ऑफ द गॉड मतलब गॉड से, गॉड के प्यारे, और ही हु लव लुक ऑन विद अफेक्शन, और वो किस तरीके से देखते थे, अफेक्शन के साथ देखते थे, इसका मीनिंग ये हुआ था। सो आफ्टर इंस्क्रिप्शन स्टेट्स that 8 years after he ascended the throne, he made the conquest of Kalinga and had a change of heart on seeing the devastation is caused. Yes, so बाद में क्या वो देखो उन्होंने और दूसरे जो इंस्क्रिप्शन थे, इंस्क्रिप्शन स्टेट्स वो बनाए थे 8 years तक, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही असेंटेड द थ्रोन, उन्होंने उनका जो थ्रोन था उसको असेंटेड कर दिया था, एंड ही मेड द कॉन्केस्ट, उन्होंने क्या कॉन्केस्ट किया था, जो कलिंग था उसे कॉन्केस्ट किया था, एंड हैड अ चेंज ऑन हार्ट ऑन सीइंग द डिवेस्टेशन इट कॉज, एंड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्पेरर अशोका एट दिल्ली टोबडा shows that he had put strict restriction on the hunting of bats, monkeys, rhinoceroses and on setting फायर टू फॉरेस्ट। अब उन्होंने जो एक इंस्क्रिप्शन बनवाए थे अशोका ने, एम्परर अशोका ने, तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया था, मतलब वो इंस्क्रिप्शन का नेम क्या था, दिल्ली टोबडा, ओके। तो उसके थ्रू उन्होंने वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू क्या दिखाया था, क्या वो किस चीज़ के अगेंस्ट थे, किस चीज़ के रिस्ट्रिक्शन, मतलब किस चीज़ को वो स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, हंटिंग ऑफ बैट्स होते थे जो रात के टाइम पे ट्रीज़ में उल्टे हैंग किए हुए होते, टंगे हुए होते, तो उनको हंट करना, उनको मारना, मंकीज़ को हंट करना, राइनोसेरस को हंट करना, और प्लस जैसे फॉरेस्ट में हम लोग फायर लगा के बैठ जाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ों के अगेंस्ट में उन्होंने क्या लगाई थी, रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, ओके। मतलब ये सारी चीज़ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी ये सारी चीज़ों के ऊपर, मतलब उन्होंने ये उनके जो इंस्क्रिप्शन था, एम्परर अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन बनवाई थी दिल्ली टोबडा, उसमें ये सब चीज़ें उन्होंने दिखाई थी, ओके। ना देखो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है एम्परर अशोका का, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एम्परर अशोकाज वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ रिलीजन। अब जब एम्परर अशोका का वर्क, उन्होंने क्या वर्क किए थे अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, ओके। अशोका हैड एम्ब्रेस बुद्धिज़्म, यस। अब जो अशोका किंग थे वो कौन से रिलीजन से एम्ब्रेस करते थे, वो बुद्धिज़्म से एम्ब्रेस करते थे। ही हैड कन्वेंट द थर्ड रिलीजियस काउंसिल ऑन बुद्धिज़्म एट पटालीपुत्रा, यस। उन्होंने क्या कन्वेंट किया था, थर्ड जो रिलीजियस काउंसिल होती है ना, तो वो उन्होंने कन्वेंट किया था, जो कि पटालीपुत्रा में रखी गई थी। अशोका सेंड हिज ओन सन महेंद्र एंड डॉटर संघामित्रा टू श्रीलंका फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। उन्होंने उनके खुद के जो बच्चे थे, उनका जो फर्स्ट सन था, उनका खुद का जो सन था महेंद्र, और जो डॉटर थी संघामित्रा, उनको कहाँ पे भेजा था, उन्होंने श्रीलंका में भेजा था, बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। ही ऑल्सो सेंड बौद्धा भिक्षुश टू वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म। और उन्होंने जैसे देखो बड़े संत बन जाते तो उनके हाथ के नीचे जो पीपल्स रहते है ना, उनको बोलते भिक्षुश। सो वैसे ही उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बौद्ध भिक्षुश को भी भेजा था, कहाँ पर, वेस्ट एशिया में और सेंट्रल एशिया में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। ही ऑल्सो बिल्ड मैनी स्तूपास एंड विहारास, और उन्होंने बहुत सारे क्या बनाए थे, स्तूपास और विहारास बनाए थे, ओके। यस, अब ये जो स्तूपास मतलब जैसे जो रिलीजियस प्लेस बोलते हैं ना, जैसे बुद्धिस्ट पीपल जो, जैसे हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, मॉस्क में जाते हैं, है ना, और जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो टेंपल में जाते हैं। तो वैसे इन लोगों की भी ऐसी रिलीजियस प्लेस होती है, तो वो उन्होंने बिल्ड करवाए थे, ओके। विहारास उसको बोलते हैं जो रिलीजियस प्लेस है, और ये स्तूपास जैसे जो हम लोग की मॉस्क की जैसी शेप में होती है, मतलब वो भी इन शॉर्ट रिलीजियस प्लेस ही बोल सकते हैं, तो वो उन्होंने बिल्ड करवाए थे, ओके। ना पब्लिक वेलफेयर, अब उन्होंने पब्लिक के वेलफेयर के लिए, मतलब पब्लिक के भले के लिए क्या एक्टिविटीज़ किए थे किंग अशोका ने, ओके।
एम्पियर अशोका लेड स्ट्रेस ऑन द क्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यस, अब अशोका किंग जो थे उन्होंने ऐसे बहुत सारे वर्क किए थे, किसके लिए, मतलब जो पीपल थे उनके वेलफेयर के लिए, उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही मेड प्रोविजन फॉर फ्री मेडिसिन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर पीपल एज वेल एज फॉर एनिमल्स। यस, सो जैसे यहाँ पे बताया है उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, उन्होंने प्रोविज़न स्टार्ट किया था फ्री मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट का। मतलब जो भी पीपल कोई भी मतलब डिसीज से मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे या फिर कोई भी डिसीज से इफ़ेक्ट हो रहे होंगे, राइट, ह्यूमन बींग्स भी और एनिमल्स भी, तो उन लोगों को फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और प्लस उनको मेडिसिन भी फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। ये प्रोविज़न उन्होंने स्टार्ट किए थे, राइट, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। He built many roads and planted trees for shade on both sides of the roads. Yes, प्लस उसके साथ उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने बहुत सारे रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था और बहुत सारे प्लांट्स जो थे उनको प्लांट करवाया, मतलब उनको प्लांटेड करवाया था। ओके, मतलब बहुत सारे जो ट्रीज़ थे उसको प्लांट करवाया था रोड के दोनों साइड में, ताकि वो शेड रह सके और वो जो रोड है उसको उसके ऊपर मतलब उसकी शेडो आ सके। ओके, उसकी शेड आ सके। ही डग वेल्स एंड बिल्ड धर्मशालास। उन्होंने जो वेल होते, वेल पता है ना हम लोग, कुआं, तो डिगिंग करने के बाद वेल बनाते हैं, तो वैसे ही उन्होंने बहुत सारे वेल्स भी डग किए थे और प्लस उन्होंने क्या बनाए थे, धर्मशालास भी बनाए थे। धर्मशालास मीन्स जैसे यस, धर्मशाला मीन्स जैसे जहाँ पे हम लोग रिलीजियस बातें कर सकते हैं उसको धर्मशाला बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। अब जब मौर्य पीरियड चल रहा था तो वो टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था। पटालीपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर। यस, अब देखो पटालीपुत्र जो है एक रीजन है, राइट, एक एरिया है, तो वो जो रीजन है तो वो क्या था, मौर्य एम्पायर का कैपिटल था। फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 रीजन इच विथ इट्स ओन कैपिटल। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव के वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव को कन्विंस करने की वजह से ये जो एम्पायर था, मौर्य एम्पायर जो था, उसको 4 रीजन में डिवाइड कर दिया गया था। ओके, जैसे एक था ईस्टर्न रीजन जो कौन सा आता था, तोशाली उड़ीसा। फिर एक वेस्टर्न रीजन था जो उज्जैयानी मध्य प्रदेश में था, और एक सदर्न रीजन जो कि सुवर्णगिरी कनकगिरी इन कर्नाटका, ये वाला रीजन था। फिर जो लास्ट वाला जो रीजन था वो था नॉर्दर्न रीजन, दैट इज़ तक्षशिला पाकिस्तान। मतलब ये सारे रीजन्स जो थे वो किस में आते थे, मौर्य एम्पायर में आते थे। लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। There was a council of ministers which advised the king in matter of administration. Yes, अब ऑब्वियसली जैसे ये कोर्ट होता है तो उसमें कैसे एडवाइस देते हैं ना, तो वैसे ही उनका क्या था, काउंसिल थी, उनकी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी जो किंग को क्या करते थे, रिलेटेड टू एनी मैटर, जो भी मैटर होता था उससे रिलेटेड उनको एडवाइस देते थे। देयर वेयर मैनी ऑफिसर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। यस, ऑब्वियसली उसके अंदर कैसी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट लेवल्स होती थी, तो उसके हिसाब से जो ऑफिसर्स थे वो वर्क करते थे। देयर वॉज एन एफिशिएंट इंटेलिजेंस सर्विस विच केप्ट एन आई ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द मूवमेंट ऑफ एनिमीज। अब उसमें एक EI मीन्स एफिशिएंट इंटेलिजेंस सर्विस थी एडमिनिस्ट्रेशन में, जो क्या काम करती थी, वो हमेशा अपनी आँख किसके ऊपर रखती थी, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रखती थी, प्लस उनके जो एनिमीज़ थे उनके एनिमीज़ के जो जो मूवमेंट होते थे उसके ऊपर उनका पूरा ध्यान होता था। ओके, किसका, इंटेलिजेंस सर्विस का। ओके, ये जो लोग होते थे इसके अंदर, मतलब उन लोगों का। नाउ लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। अब देखो हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया मौर्य पीरियड का, अब मौर्य पीरियड के टाइम पर लाइफ कैसी थी पीपल्स की। ओके, ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैड ग्रेट इंपॉर्टेंस। यस, अब जब मौर्य पीरियड के टाइम पे एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ही ज़्यादा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशन
ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशन हैड ऑल्सो प्रॉस्पर्ड वेल। यस, मतलब जैसे ही एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे ही जो ट्रेड जो है वो भी इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। ओके, देयर वी आर मेनी ऑक्यूपेशन लाइक कार्विंग एंड engraving and on ivory, weaving and dyeing cloth and metal work। यस, और उसके अलावा मतलब एग्रीकल्चर के और ट्रेड के इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे अदर क्या थे ऑक्यूपेशंस, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कार्विंग, फिर एनग्राविंग ऑफ इवोरी और वीविंग क्लोथ, वीविंग और डाइविंग क्लोथ बनाते ना थ्रेड से, उसको फिर उसको डाई करते, सो वो, और फिर मेटल से रिलेटेड जो वर्क, तो ये सारे क्या थे, बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑक्यूपेशन थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था मौर्य पीरियड के टाइम पर। ब्लैक ग्लेज्ड पॉटरी वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। यस, अब जो ब्लैक और ग्लेज पॉटरी जो होती थी वो भी प्रोड्यूस की जाती थी। शिप बिल्डिंग वॉज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल। यस, अब जो शिप बिल्डिंग होती थी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना शिप पॉट होता है, तो वो बहुत ही लार्ज स्केल में कैरिड आउट किया जाता था। इन मेटल वर्क द टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग आर्टिकल्स of other metals as well as those of iron had developed। yes, अब जैसे मेटल वर्क्स जो होते थे वो किए जाते थे, तो उसमें लोग क्या करते थे, जो आर्टिकल्स होते थे, जो बनाते थे, जो सामान बनाते थे, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर जो सामान बनाते थे और मतलब डिफरेंट मेटल्स से हम लोग क्या बनाते थे, आर्टिकल्स बनाते थे, सामान बनाते थे। ओके, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर और उसी के साथ साथ वो क्या करते थे, आयरन का भी यूज़ करते थे, मतलब आयरन का भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था वो टाइम। डिफरेंट फेस्टिवल एंड फंक्शंस वेयर सेलिब्रेटेड इन विलेजेस एंड टाउन्स, और बहुत सारे ऐसे विलेज फंक्शंस और फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते थे ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। ओके, टाउन्स में भी और विलेजेस में भी। प्लस डांस एंड म्यूज़िक कॉन्सर्ट वेयर अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। यस, उसके साथ जो डांस और म्यूज़िक की जो कॉन्सर्ट किए जाते थे, राइट, तो दैट वेयर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। रेसलिंग बॉन्ड्स एंड chariots races were popular and so were board games and chess। yes, अब जो रेसलिंग होती है, राइट, रेसलिंग बोर्ड्स और चैरियट्स रेसेस, सो ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम्स थे, राइट, मतलब पॉपुलर थे। प्लस उसके अलावा और बहुत सारे जो ब्रॉड गेम्स होते थे, चेस होते थे, ये भी बहुत पॉपुलर थे मौर्य पीरियड में। चेस वॉज कॉल्ड अष्टापद। yes, अभी चेस जो है वो तो न्यू नेम है, इसके पहले मौर्य पीरियड के टाइम पर ये गेम को क्या बोला जाता था, अष्टापद। ओके, art and literature during the period of Emperor Ashoka, the art of rock cut sculpture was promoted। yes, अब during the period of Maurya, during the period of Ashoka, जो आर्ट थे, आर्ट ऑफ रॉक, मतलब रॉक से जो बड़े बड़े स्टोन्स होते, रॉक्स होते, उससे एक आर्ट बनाते थे, राइट, इसको रॉक को कट कर शेप कर उसका स्कल्पचर बनाया जाता था, तो इसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्परर अशोका। The pillar erected by Ashoka are excellent epistemics of Indian sculpture। yes, अब जो पिलर इरेक्ट किए गए थे अशोका के टाइम पर, अशोका के पीरियड के टाइम पर, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, एक्सेलेंट थे, और मतलब इंडियन स्कल्पचर में बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट थे। ओके, देयर आर एक्सेलेंट कार्विंग ऑफ एनिमल्स लाइक द लॉयन, एलिफेंट, बुल ऑन दिस पिलर्स, और प्लस वो जो पिलर्स थे उसके ऊपर उन लोगों ने क्या बनाए थे, मतलब बहुत ही एक्सेलेंट वे से उन्होंने उसके ऊपर कार्विंग की थी, एनिमल्स की कार्विंग की थी, मतलब एनिमल्स की शेप ऐसी बनाई गई थी, जैसे कौन से एनिमल्स है, लॉयन, एलिफेंट, बुल, ये सारे उन्होंने पिलर्स के ऊपर बनाए थे। ओके, उसको कार्व किया था। दिस चक्रा और व्हील ऑन द अशोका पिलर ऑन सरनाथ हैज़ अ प्लेस। यस, अब देखो हम लोग, ये देखो ये कैपिटल दिया हुआ है, लॉयन कैपिटल। यस, तो जो चक्रा और व्हील, मतलब आप लोगों ने व्हील देखे हो, तो जो चक्रा और व्हील था तो वो अशोका पिलर के ऊपर कार्व किया गया था। ओके, मतलब वहाँ पे बनाया गया था, जो कि कहाँ पे था, सरनाथ में, और वो दैट इज़ द प्लेस ऑफ ऑनर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। और देखो जो बना हुआ था ना, तो वो हम लोगों का जो नेशनल फ्लैग है, तो उसके अंदर उसको लिया गया है। ओके, मतलब दिस इज़ एन ऑनर, मतलब देखो उन्होंने वो जो बनाए थे, जो उन्होंने आर्ट बनाए थे, जो उन्होंने मतलब किंग अशोका ने जो चक्र बनाए थे, राइट, सो वो जो चक्र था, देखो हम लोग के फ्लैग के बीच में आता है नेवी ब्लू कलर का, राइट, वाइट कलर में आता है ना,
वाइट कलर के ऊपर नेवी ब्लू कलर का जो चक्र बनाता है, तो ये अशोका चक्र का पिलर है, राइट। अशोका का पिलर में ये चक्र बना हुआ है जो कि सरनाथ में है, ओके। तो वो ही मतलब हमारे नेशनल फ्लैग में भी है। द पिलर हैज़ लॉयन ऑन ऑल 4 साइड्स बट ओनली 3 आर विजिबल फ्रॉम द फ्रंट। यस, अब जो पिलर्स है, राइट, उसके जो पिलर्स है, तो पिलर्स के ऊपर भी क्या है, लॉयंस बने हुए, राइट, 4 साइड्स बने, बट हम लोग खाली 3 साइड से उसको देख सकते विजिबली, 4 जो साइड है वो हमको दिखाई नहीं दे सकते। दिस इज़ द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या है, एक ऑफिशियल सील है हमारी कंट्री के गवर्नमेंट की। ये जो आपको दिखाया मैंने बताया ना, जो पिलर्स के ऊपर जो लॉयन बने हुए वो देखो, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये। The cave sculptures at Barabar Hills carved during the period of Ashoka are well known. Yes, अब ये जो केव बनाई गई थी, राइट, केव के ऊपर स्कल्पचर किया गया था, कहाँ पर, बराबर हिल्स में। सो वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा वेल नोन थी अशोका पीरियड में। दिस केव्स आर इन बिहार। अब ये जो केव थी वो कहाँ पे थी, बिहार में थी, बराबर हिल, इट इज़ इन बिहार। दे आर द ओल्डेस्ट केव स्कल्पचर इन इंडिया। और ये जो केव के ऊपर जो स्कल्पचर किया गया था, ये बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट स्कल्पचर था, है। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पेरर अशोका द मौर्य एम्पायर बिगेन टू डेक्लाइन। यस, अब बट जैसे अशोका किंग के एम्पेरर अशोका की डेथ हुई है ना, तो उसके बाद जो ये एम्पायर था, मौर्य एम्पायर जो था, वो क्या हो गया था, डेक्लाइन हो गया था, फिनिश हो गया था। आफ्टर द मौर्यस मैनी न्यू स्टेट्स एंड some empire also emerged in India. Yes, so मौर्य एम्पायर के बाद ऐसे बहुत सारे अदर जो स्टेट्स थे और जो अदर जो एम्पायर थे वो इमर्ज हुए थे, स्टार्ट हुए थे हमारी कंट्री में। द मौर्य एम्पायर वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर इन एंशियंट इंडिया। यस, अब ये जो मौर्य एम्पायर जो था वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स बहुत ही लार्जेस्ट एम्पायर था एंशियंट इंडिया में। सो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हैपनिंग इन द पोस्ट मौर्य पीरियड। यस, तो अभी हम लोग ये चैप्टर में तो हम लोग ने मौर्य पीरियड के बारे में स्टडी कर लिया, राइट। अशोका के बारे में स्टडी किया, एम्परर अशोका के बारे में स्टडी किया, मौर्य डायनेस्टी के बारे में स्टडी किया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्टडी किया। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हैपनिंग पोस्ट, मतलब मौर्य पीरियड के बाद जो पॉलिटिकल और कल्चरल चीज़ें जो हुई थी उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ओके।